स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं श्वसन की क्रियाविधि मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो श्वसन की क्रियाविधि के आधार पर अगर अपने बात करें श्वसन की, तो इस बेस पे श्वसन दो प्रकार का होता है। एक तो निश्वसन, इनहेलेशन या इंस्पायरेशन, और दूसरा उच्छ्वसन यानी उत्श्वसन। उच्छ्वसन उच्छ्वसन या उत्श्वसन, उत्श्वसन भी बोल सकते हैं, उच्छ्वसन या उत्श्वसन, एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन। तो श्वसन की क्रियाविधि के आधार पर दो प्रकार का श्वसन है, निश्वसन इनहेलेशन या इंस्पायरेशन, और उच्छ्वसन उत्श्वसन एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन। अब निश्वसन क्या है? ऑक्सीजन का वायु कुप्पिकाओं तक पहुंचना। निश्वसन ऑक्सीजन का वायु कुप्पिकाओं तक पहुंचना। तो सबसे पहले तो बात कर रहे हैं हम निश्वसन की। निश्वसन क्या है? ऑक्सीजन का वातावरण से वायु कुप्पिका यानी फेफड़ों तक पहुंचना। वायु कुप्पिका फेफड़ों का भाग हो गया, तो ऑक्सीजन का वातावरण से वायु कुप्पिका यानी फेफड़ों तक पहुंचना, तो ये होता है निश्वसन। और उच्छ्वसन क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का वायु कुप्पिका यानी फेफड़ों से वातावरण में यानी शरीर से बाहर निकलना। तो ऑक्सीजन का वातावरण से फेफड़ों तक आना यानी शरीर के अंदर आना, और कार्बन डाइऑक्साइड का वायु कुप्पिका से वातावरण में जाना यानी बाहर निकलना उच्छ्वसन होता है। और इसमें जो रोल प्ले किया जाता है वो किया जाता है श्वसन मांसपेशियों के द्वारा। श्वसन मांसपेशियों के द्वारा, जो हमारा तीसरा भाग था श्वसन के अंगों में। तो श्वसन मांसपेशियां, तो श्वसन मांसपेशियां, तो गैसों के विनिमय हेतु मांसपेशियों की जरूरत होती है। गैसों के आदान प्रदान हेतु मांसपेशियों की जरूरत होती है, और इसमें जो सबसे मेन रोल प्ले करता है वो मध्यपट या डायाफ्राम। मध्यपट या डायाफ्राम, जो कि एक श्वसन मांसपेशी है, बिल्कुल पतली चद्दरनुमा वक्ष के बिल्कुल स्थल की सतह पर। जैसे ये वक्ष है, देखो ये छाती है अपनी, वक्ष हो गया। ये बिल्कुल जो पतली चद्दर आप देख रहे हैं ये डायाफ्राम है। ये डायाफ्राम है, वक्ष के स्थल की बिल्कुल सतह के ऊपर श्वसन मांसपेशी, श्वसन मांसपेशी जो कि कंकाल पेशी से बनी होती है। तो मांसपेशी श्वसन के लिए, गैसों के विनिमय के लिए, गैसों के आदान प्रदान के लिए कुछ मांसपेशियों की जरूरत होती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है डायाफ्राम, मध्यपट, जो कि एक कंकाल पेशी है। श्वसन मांसपेशी का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। डायाफ्राम की सहायता से ही ये गैसों का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन अंदर आती है और CO2 बाहर जाती है। अब देखें डायाफ्राम कैसे रोल प्ले करता है। डायाफ्राम में दो प्रोसेस होती है। पहला केस ये है कि डायाफ्राम रिलैक्स है। डायाफ्राम पहले केस में क्या है? बिल्कुल रिलैक्स है, अपनी नॉर्मल स्टेट में है, अपनी बिल्कुल नॉर्मल स्टेट में है। जिस पोजीशन में ये होना चाहिए बिल्कुल उसी पोजीशन के अंदर डायाफ्राम है। ये जो केस आप देख रहे हैं, तो अभी क्लियर करूंगा मैं आपको अगले केस में। तो अब होता क्या है, डायाफ्राम जो होता है उसमें संकुंचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। डायाफ्राम में संकुंचन, तो डायाफ्राम में क्या हुआ
संकुंचन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वो सिकुड़ गया, छोटा हो गया। अब आप देखिए ये केस, इस केस को कंसीडर करें। पहले डायाफ्राम की स्थिति ये थी, अब डायाफ्राम ये डायाफ्राम है, देखो ये सिकुड़ गया है, पहले की तुलना में आप देख सकते हैं छोटा हो गया है, क्लियर, कॉन्ट्रैक्शन हो गया है इसके अंदर। तो जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, डायाफ्राम में संकुंचन होता है, तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। अभी डायग्राम से क्लियर करेंगे हम। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। अब आप देखें, ये वक्ष गुहा थी, ये फेफड़े आप देखें, ये फेफड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दायां फेफड़ा जिसको मैंने रेड कलर किया है, और ये बायां फेफड़ा जिसको अब रेड कलर कर रहा हूँ। तो ये दोनों फेफड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ भी आप फेफड़े देखें तो आप देखेंगे कि फेफड़ों का जो एरिया है वो पहले की तुलना में ज़्यादा हो गया है। कंपेयर करके देखें दोनों डायग्राम को, दोनों डायग्राम कंपेयर करके देखें तो जब डायाफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ गया, क्लियर, फेफड़ों का आयतन बढ़ गया। जब फेफड़ों का आयतन बढ़ गया तो वायु जो है वो आसानी से अंदर आ जाएगी। तो ये इनहेलेशन है, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और वायु जो है वो फेफड़ों में भर जाती है, फेफड़ों के अंदर आ जाती है, क्लियर। तभी आयतन बढ़ा है फेफड़ों का, क्योंकि इसमें वायु भर गई है। तो जैसे डायाफ्राम में संकुंचन होता है उस समय वायु जो है अंदर आ जाती है और वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। ये प्रोसेस है निश्वसन की, क्लियर, ये प्रोसेस है किसकी, निश्वसन की। तो अब ये ध्यान रखना, इनहेलेशन इंस्पायरेशन के दौरान वक्ष गुहा के आयतन में क्या परिवर्तन होता है, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। डायाफ्राम में क्या परिवर्तन होता है, डायाफ्राम संकुचित हो जाता है। तो डायाफ्राम जो है वो नीचे की ओर शिफ्ट हुआ, पहले ये था, थोड़ा इसमें नीचे की ओर खिंचाव पैदा हुआ जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ गया और वायु अंदर आ गई। अब इसमें वापस शीतलन आएगा, वापस रिलैक्सेशन आएगा। अब ये वापस अपनी रिलैक्स स्टेट में जाएगा, इसमें फिर शीतलन आएगा, रिलैक्सेशन आएगा। तो ये वापस ऊपर की ओर मूव कर रहा है, देख रहे हैं आप डायग्राम में, ये वापस ऊपर की ओर मूव किया और वापस अपनी पहले वाली स्टेट में आ गया जैसा पहले था। तो फिर क्या हुआ, वक्ष गुहा का आयतन कंपेयर करें, वक्ष गुहा का आयतन पहले की तुलना में कम हो गया, पहले की तुलना में कम हो गया। तो इसने ऊपर दबाव डाला, देखो जब ये ऊपर उठा तो इसने ऊपर दबाव डाला, तो इस फेफड़ों में जो CO2 आई थी, O2 तो अंदर आ गई, अब CO2 जो आई थी वो CO2 जो है वो बाहर की ओर मूव कर गई, क्लियर, ये उच्च वसन है। तो जब इसमें शीतलन आता है, रिलैक्सेशन आता है, तो वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाता है, वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। आप लोग डायग्राम से बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं, यहाँ ये रिलैक्स हुआ तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ गया, जब ये वापस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फिर वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाएगा और CO2 जो भरी होगी फेफड़ों में वो बाहर निकल जाएगी, जिसे हम उच्च वसन, एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन कहते हैं। तो ये थी श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन की क्रियाविधि में श्वसन दो प्रकार का होता है, निश्वसन और उच्छ्वसन। तो मांसपेशियां भी हमने पढ़ी, जो कि तीसरा भाग था हमारे श्वसन तंत्र का। अब हम बात करेंगे श्वसन का क्रिया विज्ञान, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, कि क्या फिजियोलॉजी क्या है, कैसे वो बॉडी के अंदर कार्य की, श्वसन की कार्य की, श्वसन का क्रिया विज्ञान, फिजियोलॉजी। इसमें दो प्रकार का श्वसन, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन, एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन। अभी हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन तो बिल्कुल यही आपको क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। हमारे रीट कंपटीशन के अकॉर्डिंग या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जैसे पटवार का एग्ज़ाम है या कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, SI का एग्ज़ाम है, तो उसमें जनरल साइंस का कोई टॉपिक आता है। अभी NTPC का भी एग्ज़ाम होना है तो उसमें भी जनरल साइंस जो है वो आपके फॉलो होगी। तो ये आप लोग देखेंगे तो इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे आपको।
फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन की कार्य की या श्वसन का क्रिया विज्ञान, श्वसन की कार्य की या श्वसन का क्रिया विज्ञान। तो फिजियोलॉजी यानी कार्य की या क्रिया विज्ञान एक ही बात है, चाहे कह दे कार्य की और चाहे कह दे क्रिया विज्ञान। श्वसन का क्रिया विज्ञान। अब हुआ क्या देखो, यहां हमने पढ़ा कि वायु जो है, ऑक्सीजन जो है वो वायु कूपिकाओं तक पहुंच चुकी है। ऑक्सीजन जो है वो वायु कूपिकाओं तक आ चुकी है। तो ये फेफड़ों तक ऑक्सीजन आ चुकी है। ये मैं फेफड़े दिखा रहा हूँ, जो हृदय की कार्यविधि हमने पढ़ी थी उसी को लेकर डिस्कस कर रहा हूँ मैं। तो ये फेफड़े हैं, फेफड़ों की वायु कूपिका तक ऑक्सीजन आ चुकी है। तो ये मान ले मैंने एक वायु कूपिका दिखा दी जिसमें ऑक्सीजन आ चुकी है, क्लियर। तो इसमें ऑक्सीजन है अभी, तो फेफड़ों की वायु कूपिका तक ऑक्सीजन आ चुकी है। तो ऑक्सीजन का दाब जो है यहाँ ज़्यादा है, ऑक्सीजन का दाब यहाँ ज़्यादा हो गया और बिल्कुल इसके संपर्क में हमारी फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय शिरा जो है इसके संपर्क में है, जिसमें आरबीसी रेड ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी हैं। अब यहाँ ऑक्सीजन का दाब ज़्यादा है वायु कूपिका के अंदर, फुफ्फुसीय शिरा में ऑक्सीजन का दाब कम है। तो गैस जो होती है वो हमेशा उच्च दाब से कम दाब की ओर जाती है। तो यहाँ जो ऑक्सीजन होगी वो वायु कूपिका से फुफ्फुसीय शिरा में आ जाएगी और आरबीसी से जुड़ जाएगी, और ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होगा वो फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से हमारे हृदय के बाएं आलिंद में आ जाएगा। ये पूरी प्रोसेस हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार ऑक्सीजन का वायु कूपिका से आरबीसी के साथ जुड़ना, ऑक्सीजन का वायु कूपिका से आरबीसी के साथ जुड़ना आंतरिक बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है। तो ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बाह्य श्वसन। तो बाह्य श्वसन क्या है? ऑक्सीजन कहाँ थी? वायु कूपिका में थी और जुड़ी किससे? रक्त केशिका से, रेड ब्लड सेल से, रक्त कणिका से, आरबीसी से। तो वायु कूपिका से ऑक्सीजन का आरबीसी के साथ जुड़ना ही बाह्य श्वसन है। जो फिजियोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन में दो प्रकार का श्वसन पढ़ते हैं, एक बाह्य श्वसन और एक आंतरिक श्वसन। तो बाह्य श्वसन क्या होता है? तो यहाँ हमने पढ़ा श्वसन की क्रियाविधि में कि ऑक्सीजन जो है वो फेफड़ों तक पहुँच जाती है और फेफड़ों में जो वो अंतिम समय में पहुँचती है वायु कूपिका में पहुँचती है। अब आगे चालू होता है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन की कार्य की, श्वसन का क्रिया विज्ञान। तो वो वायु कूपिका में जो ऑक्सीजन भरी हुई थी वो आरबीसी के साथ जुड़ती है, फुफ्फुसीय शिरा में उपस्थित आरबीसी के साथ जुड़ती है और ऑक्सीजन का आरबीसी के साथ जुड़ना ही एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। क्लियर? तो हम कह सकते हैं फेफड़ों की वायु का रक्त केशिकाओं के साथ जुड़ना जो है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है। ऐसे ही पूरी प्रोसेस जब हम देखेंगे आगे और बताऊंगा आपको। तो बाद में क्या होगा ये देखें आगे। तो आगे हम पढ़ते हैं कि ये बायां आलिंद भर जाता है, फिर जो ये ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है बाएं नीले में आ जाता है, यहाँ से महाधमनी इसको लेके जाती है और इस ऑक्सीजन को शरीर के ऊतकों तक पहुँचा देती है। ये भी हमने डिस्कस किया था। अब ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न ऊतकों तक पहुँच जाती है। तो ये आंतरिक श्वसन है, यही आंतरिक श्वसन है, इंटरनल रेस्पिरेशन है, इंटरनल रेस्पिरेशन। तो आरबीसी में जो ऑक्सीजन थी वो कहाँ पहुँच गई? ऊतकों तक पहुँच गई, टिश्यूज तक पहुँच गई। आरबीसी में जो ऑक्सीजन थी वो कहाँ पहुँच गई? ऊतकों तक, टिश्यूज तक पहुँच गई। तो रक्त कणिका में जो ऑक्सीजन थी
यहाँ रक्त कणिका या रक्त केशिकाएं लिख दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कणिका या केशिका। केशिका भी लिख सकते हैं, कणिका भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखें, ऑक्सीजन का वायु कुप्पिका से रक्त कणिका तक पहुँचना एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। फिर रक्त कणिका से ऑक्सीजन का ऊतक तक पहुँचना इंटरनल रेस्पिरेशन है। क्लियर। अब होगा क्या, यहाँ से CO2 बनेगी, यहाँ CO2 फिर रक्त के माध्यम से ही कहाँ आएगी, दाएं आलिंद में। तो अब ऊतकों में बनी हुई CO2, यहाँ ऊतक थे, ऊतकों में जो CO2 बनी वो फिर रक्त कणिकाओं ने ग्रहण की। तो ये इंटरनल रेस्पिरेशन है, यानी रक्त कणिकाओं और ऊतकों के बीच जो गैसों का आदान प्रदान हो रहा है वो इंटरनल रेस्पिरेशन है। फिर यहाँ हमने पढ़ा दायां आलिंद भरेगा, फिर दायां नीले भरेगा, दाएं नीले से फिर फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो फेफड़ों में पहुंचेगी और फेफड़ों में फिर वो वायु कुप्पिकाओं से होते हुए बाहर की ओर चली जाएगी। तो फिर रक्त कणिकाओं में और वायु कुप्पिका में कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान हुआ है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। तो यहाँ ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का यानी गैसों का विनिमय हो रहा है। किस किस के बीच, एक तो वायु कुप्पिका और रक्त कणिका के बीच, और दूसरा रक्त कणिका और ऊतक के बीच। वायु कुप्पिका और रक्त कणिका के बीच जो गैसों का आदान प्रदान है, जो गैसों का विनिमय है, वो बाह्य श्वसन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। और रक्त कणिका और ऊतकों के बीच जो गैसों का आदान प्रदान है, जो गैसों का विनिमय है, वो आंतरिक श्वसन इंटरनल रेस्पिरेशन है। अब वायु एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का कारण क्या रहा, दाब का अंतर। दाब का अंतर, वायु जो थी पहले ऑक्सीजन का दाब ज़्यादा था, यहाँ इधर ऑक्सीजन नहीं थी तो ऑक्सीजन उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आ गई। अब फुफ्फुसीय धमनी में कार्बन डाइऑक्साइड का दाब ज़्यादा है। अब आप समझें, यहाँ फुफ्फुसीय धमनी आ गई है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का दाब ज़्यादा है, जबकि वायु कुप्पिका में खाली है वायु कुप्पिका, इसमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। तो जो गैस होगी वो उच्च दाब से कम दाब की ओर चली जाएगी। तो बाह्य श्वसन का अगर कारण आपसे पूछ लेता है तो आपका उत्तर आएगा दाब का अंतर। दाब का अंतर, बाह्य श्वसन का जो कारण है वो वायु कुप्पिकाओं और रक्त कणिकाओं के बीच दाब का अंतर है। क्लियर। अब आंतरिक श्वसन का कारण क्या है, आंतरिक श्वसन का कारण होता है विसरण, डिफ्यूजन। आंतरिक श्वसन का कारण अगर आपसे पूछ लेता है तो विसरण, डिफ्यूजन। क्या होता है विसरण? विसरण होता है गैस का अपनी उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना। तो रक्त कणिका में पूरी तरह से गैस थी, ऑक्सीजन थी, ऊतकों में ऑक्सीजन नहीं थी। तो यहाँ मान लो ऑक्सीजन की सांद्रता ज़्यादा है, ऑक्सीजन की सांद्रता ज़्यादा है, और यहाँ ऑक्सीजन की सांद्रता कम है। ये एरो नीचे की ओर लगाया, नीचे की ओर लगाया, नहीं, कम है। यहाँ ऑक्सीजन की सांद्रता ज़्यादा है, तो गैस का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना ही विसरण कहलाता है। तो आंतरिक श्वसन विसरण के कारण होता है, बाह्य श्वसन दाब के अंतर के कारण होता है। तो ये था हमारा श्वसन, रेस्पिरेशन। स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा वीडियो समझ आया है, अच्छा लगा है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह के वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। तो रिपीट कर दूं एक बार, श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन की क्रियाविधि में हमने दो प्रकार का श्वसन पढ़ा, एक निश्वसन, एक उच्छ्वसन। निश्वसन यानी गैसों का फेफड़ों तक आना, और उच्छ्वसन यानी फेफड़ों से गैसों का शरीर से बाहर जाना, जिसमें जो मेन रोल प्ले कर रहा है वो मांसपेशियाँ डायाफ्राम। डायाफ्राम जब संकुचित होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ते ही गैसें अंदर आ जाती हैं, और डायाफ्राम जब वापस शिथिलन में आता है, रिलैक्सेशन में आता है, तो ये वापस ऊपर की ओर उठता है, तो फिर वक्ष गुहा का आयतन घट जाता है और गैसें बाहर निकल जाती हैं। फिर आया श्वसन की कार्य की फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें हमने पढ़ा कि दो प्रकार का श्वसन है, एक तो बाह्य और एक आंतरिक। बाह्य श्वसन क्या है? वायु कुप्पिका से गैसों का रक्त कणिकाओं, वायु कुप्पिकाओं और रक्त कणिकाओं के बीच जो गैसों का आदान प्रदान हो रहा है वो बाह्य श्वसन है। ये बाह्य श्वसन का भाग है। क्लियर। वायु कुप्पिका और रक्त कणिका के बीच जो गैसों का आदान प्रदान है वो बाह्य श्वसन है, और ये आंतरिक श्वसन है। ऊतकों के बीच
और रक्त कणिकाओं के बीच जो गैसों का आदान प्रदान है वो आंतरिक श्वसन है। बाह्य श्वसन का कारण आपसे पूछ लेता है तो दाब का अंतर है, और आंतरिक श्वसन का कारण आपसे पूछ लेता है तो विसरण है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।